अच्छा, हम अभी जो ये करेंगे, ये जो हमने इमेज इन्हेंसमेंट किया था थर्ड चैप्टर में, उसमें हमने क्या किया था कि हमने स्पेशल डोमेन में इमेज इन्हेंसमेंट के ऊपर काम किया था। अब वही इमेज इन्हेंसमेंट जो है हम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन देखेंगे। और एक्चुअली जो ये है कि आपके पास रियलिटी, जिससे हम सिग्नल्स की बात करें, टाइम डोमेन है, और अगर इसकी इमेज की आप बात करो तो स्पेशल डोमेन है। तो रीज़न क्या है कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हो या आप कोई और जो है, जिस तरह वेवलेट्स कर रहे हो, वेव ट्रांसफॉर्म्स कर रहे हो, कर्वलेट ट्रांसफॉर्म्स कर रहे हैं, जी ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उनकी रीज़न क्या होती है कि जो आपके पास रियलिटी है, जो टाइम डोमेन है, मे बी देयर आर सर्टन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्नल और इमेज जो उसमें इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो या इतनी ज़्यादा हाईलाइट होके ना आए, और उसको हम उठा के अगर किसी और डोमेन में ट्रांसफॉर्म करें तो वहाँ टाइम से हम किसी और में चले जाएं, तो वहाँ पे वो जो हिडन प्रॉपर्टीज़ या हिडन उसकी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा क्लियर होके आ गया। जिस तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन प्योरली फॉर फ्रीक्वेंसीज़ है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो किस तरह का आ रहा है, प्रोवाइडेड वो इमेजेस हैं या वो सिग्नल्स हैं। टाइम से देखो, टाइम में क्या है, टाइम में आप जैसा एक नॉर्मल हम बात करते हैं कि हमारे पास ये एक साइनोसॉइडल है, इसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एक साइनोसॉइडल है, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो मुझे टाइम को देखते हुए आइडिया हो रहा है कि ये इसका रेट ऑफ चेंज रिलेटिवली हायर है एज कम्पेयर टू दिस, तो इससे इसका पीरियड भी रिलेटिवली, इसका पीरियड स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन अगर मैं सिर्फ इन दोनों को, सिंपल इन दोनों को ही ऐड करता हूँ और मेरे पास एक बनता है, अभी टाइम डोमेन में है ना, ठीक है, तो इन दोनों के एडिशन से ये बना है, लेट्स सपोज हमारे पास। अब इस सिग्नल को देखते हुए आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें एक्चुअली 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, एक ये फ्रीक्वेंसी थी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी है, और इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये बने। तो सर्टन सिनेरियोज में तो हम बता सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेरिएशन जो है वो वेरी कर रही है, तो वो टाइम डोमेन में रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, देन 1800s में जो है, जो फोरियर ने हीट थ्योरी को स्टडी किया था, तो उसने एक आइडिया दिया कि जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ साइनोसॉइडल्स। जो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, वो किसी भी शेप का है, उसको हम सम ऑफ साइनोसॉइडल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है कि हमारे पास अगर ये एक पीरियोडिक सीक्वेंस है कि जो आपने आपको इतने के बाद फिर रिपीट कर रहे, तो एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो ये 4 साइनोसॉइडल्स का सम है। तो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम किसी भी टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल को, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ साइनोसॉइडल्स हैविंग सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसके एम्पलीट्यूड जो हैं वो वेरी कर रहे होंगे, ठीक है। तो हर साइनोसॉइडल जो है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो आप उसको ऐड करते हो जब, तो आप हम किसी भी किस्म का पीरियोडिक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव है, हम स्क्वायर वेव इवन के साइनोसॉइडल और स्क्वायर वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन स्टिल अगर हम साइनोसॉइडल्स ऐड करते जाएंगे तो स्क्वायर वेव भी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अब उसमें फिर थोड़ा सा इशू आता है अप्रॉक्सीमेशन का। जैसे स्क्वायर वेव है अगर हमारे पास, तो इसमें जो फाइनली बनेगा ना वो उसमें, ठीक है, आप ऐड करते जाओ तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो ओवरशूट या अंडरशूट वो करेगा डिसकंटिन्यूटीज़ की बेस पे, इसको नॉर्मली हम गिब्स फिनोमेना कहते हैं। तो वो जब आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हो तो अप्रॉक्सीमेशन तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल 100% होती है। लेकिन एनी जो बेसिक थ्योरी थी वो ये थी कि एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ साइनोसॉइडल्स हैविंग सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और हम उसके डिफरेंट मल्टीपल्स ले रहे हैं और उनके एम्पलीट्यूड्स को वेरी करें, तो उससे हम कोई भी एनी काइंड ऑफ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर वो ये जो कॉन्सेप्ट है फोरियर सीरीज़ का था, अब उसी से फोरियर ट्रांसफॉर्म का था कि अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप क्या करते हो, टाइम डोमेन के सिग्नल को उठा के एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में या टाइम डोमेन के इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज में ले जाते हो। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है रिलेटिवली ज़्यादा फेमस हो गया एज़ कम्पेयर टू फोरियर सीरीज़,
बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशंस के फोरियर ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशंस काफ़ी सारी थी कि अच्छा आप उठा के उसको किसी और डोमेन में लेके जा रहे हो, चीज़ें विजिबल हो रही हैं, फिर आप उससे प्रोसेसिंग कर रहे हो और वापस आ रहे हो, स्पेशली बिकॉज ऑफ फिल्टरिंग फिनोमेना। जो फिल्टरिंग हम करते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत ईजी हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म बहुत फेमस हो गया एज़ कम्पेयर टू फोरियर सीरीज़। जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ज़्यादा हमें सुनाई देता है एज़ कम्पेयर टू फोरियर सीरीज़ का वर्ड जो होता है ना, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल उसकी थ्योरी थी वो फोरियर सीरीज़ की थी, उसमें ये था कि आप साइनोसॉइडल, आप किसी भी सिग्नल को सम ऑफ साइनोसॉइडल्स की फॉर्म में कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म की कर। अच्छा, अब जब हम इमेज के सेंस में बात करते हैं तो इमेज में क्या है कि गिवन एनी इमेज, अगर मैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, अभी सिर्फ इन 2 इमेजेस को देखते हैं, इनको हम बाद में स्टडी करते हैं। किसे हमारे पास कोई एक्स वाई में स्पेशल डोमेन में एक इमेज है और उसको हम फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हैं, तो जो फोरियर में इमेज बन रहा है वो हमें ओरिजिनल इमेज के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इन सेंस कि मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ओरिजिनल इमेज में एक्चुअली देयर इज़ अ रूम और वो कोई माउंटेन्स या इस तरह की जगह का इमेज है, ठीक है। वो जस्ट मुझे ये बता रहा होगा कि उसके अंदर जो ओरिजिनल इमेज है उसमें आइदर लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं, या उसमें अगर कोई फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो एक्चुअली उसका फेज़ क्या है। तो 2 चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज़, ठीक। तो अगर मैं इस इमेज को देखूँ, इसमें जो ब्राइट आपको फील हो रहा है, वैल्यूज़ जो फील हो रही हैं आइदर हॉरिजॉन्टल हैं या ये वर्टिकल है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इमेज को अगर मैं देखूँ तो ओरिजिनल इमेज में जो एजेस आ रहे हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एजेस आ रहे हैं। तो चेंज जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे एज आएगा वो हाई फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इमेज में, और जहाँ जहाँ कांस्टेंट रीजन है वो सारा लो फ्रीक्वेंसी रीजन होगा। यहाँ पे एक्चुअली ये सारे का सारा लो रीजन है, इसीलिए आपके पास ये मिडल में हाई आ रहा है, मिडल में। फिर से जहाँ पे आप ब्लैक से वाइट में एंटर हो रहे हो, वाइट से ब्लैक में जा रहे हो, ये चेंजेस हैं। ऊपर से ब्लैक से वाइट में एंटर हुए हो, वाइट से ब्लैक में एंटर हुए हो, ये जस्ट फ्यू चेंजेस हैं जो इस इमेज में हैं। अगर इस स्लिट को मैं निकाल देता हूँ ना, इसको, ये जो वाइट वाली पड़ी हुई है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का इमेज बनेगा उसमें सिर्फ मिडल पे एक ब्राइट वैल्यू होगी, क्योंकि सिर्फ मेरे पास डीसी कांस्टेंट इमेज है अगर कोई, तो उसका यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो एक डीसी आएगा, डीसी कंपोनेंट से उसमें होगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम अभी इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि एक्चुअली हमने इसको कंप्यूट कैसे करना है। ये 2 जो आएंगे, ये भी आगे फर्दर आएंगे, तो हम उसमें देखते हैं कि एक्चुअली इन दोनों का क्या रोल है, किस तरह की। फिर एक और चीज़ जो फोरियर के साथ रिलेट होती है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म के साथ, कि वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, कि जैसा ये सेम ऑब्जेक्ट जो है इमेज के अंदर आपने मूव कर दिया, अब ये इमेज टॉप वाला, टॉप लेफ्ट, और ये सेम नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव हुआ हुआ है, लेकिन उन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप देखो तो वो सेम है, इसमें जो आ रहा है और जो ऊपर वाले में आ रहा है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, लेकिन जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो गया तो मीन्स जो चेंजेस आ रही थी, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रही थी, अब वो एक्चुअली डायगोनल चेंज, जैसे एज जो है इसके अंदर अब ये डायगोनल एज है, इसमें भी डायगोनल एज है, तो जो चेंज इधर आ रही है आपके पास वो अब डायगोनल आ रही, तो फेज चेंज हो जाता है उसका। तो रोटेशन इनवेरिएंट नहीं है लेकिन ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना चाहता हूँ किसी ऐसे काम के लिए, ऐसी एप्लीकेशन के लिए जिसके अंदर हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या ट्रांसलेशन हो रही है, तो मैं वो जो मूविंग चीज़ है ना, उस इंफॉर्मेशन को मैं नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ फोरियर से, क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट अभी आपके फ्रेम के स्टार्ट में था या वो एंड पे चला गया, उसका दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म सेम रहेगा, ठीक है। तो वो मूव इस तरीके से करेगा, उसका भी चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, रोटेशन चेंज हो रही है, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोरियर चेंज होगा। वो फिर उस डायरेक्शन में आएगा, वो आपको एक्चुअली चेंज की डायरेक्शन दिखा रहा होगा कि चेंज किस डायरेक्शन में आ रही है, किस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम अगर इसमें देखो तो इसमें आपके पास ये नीचे वाले दोनों इमेजेस जो हैं कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आपको नहीं पता चल रहा कि ये वाला ये चीज़ है, सिमिलरली यहाँ पे, लेकिन सिर्फ जो निकल सकते हैं जिससे इसमें बहुत क्लियर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एजेस हैं, तो इसमें बहुत क्लियर ये वर्टिकल लाइन आ रही है और यहाँ पे ये लाइंस आ रही हैं थोड़ी सी, और इसमें डायगनली यानी कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एजेस हैं, तो इसे डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। मोस्टली मिडल आपको ब्राइट मिलेगा, क्योंकि ऑन एवरेज इमेज के अंदर कांस्टेंट रीजन्स होते हैं,
तो वो चीज़ ये लो फ्रिक्वेंसी आएगी। हाँ, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो मिडल वाला ब्राइट आएगा, अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ के जो फ्रीक्वेंसीज के साथ अगर हम बात करते हैं तो जो एजेस हैं, एजेस हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है जहाँ पे चेंज आ रहा है, और जो स्मूथ है बैकग्राउंड है वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन है। तो हम आगे जाके भी अभी देखेंगे, जैसे हमने जब जब हमने स्मूथिंग की थी, स्मूथिंग में हमने क्या किया था कि ब्लर कर दिया था, एवरेज कर दिया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था कि एजेस जो थे, एजेस एक्चुअली एलिमिनेट हो रहे थे, तो वो एज अ लो पास फिल्टर एक्ट करेगा जब हम यहाँ पे करेंगे। और जब हमने शार्पनिंग की थी उसमें एजेस सिर्फ आए थे, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो उसमें सिर्फ हमने हाई फ्रीक्वेंसीज को पास किया और बाकी सबको स्टॉप कर दिया, तो वो एज अ हाई पास फिल्टर होगा। अच्छा, अब ये सर्टन थिंग्स हैं, तो ये इस मैथ्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जो कोर्स है, कोर्स एक्चुअली वो डिप है ना, ए डिप के साथ नहीं है, तो एक्चुअली उसमें प्योर आ जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ होता, जिसमें इसमें मोस्टली उन्होंने नहीं किया हुआ था ये सारा, तो वो फिर आपको वही चीज़ ही एक्चुअली चाहिए थी, तो वहाँ पे एक्चुअली अंडरग्रेड में हम काफ़ी ज़्यादा कवर कर देते हैं। हाँ, मोस्टली कोर्स वही है, लेकिन इसमें जो चीज़ें चेंज होंगी, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स आएगा, लोकल बाइनरी पैटर्न्स आएंगे, मल्टी स्केल एनालिसिस आएगा, तो वो कुछ टॉपिक्स चेंज होंगे उसका। नहीं कवर हो जाएंगे वो सारे। अच्छा, जब हम डीएसपी को करते हैं जैसा, तो हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन होता है गिवन एनी डिस्क्रीट सिग्नल, हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं, ये ठीक है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हैं और हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है, तो हमारे पास ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है। अब इस पूरे को जो आप कर रहे हो, ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आप जब ये कह रहे हो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इट मीन्स कि टाइम डिस्क्रीट है बट फ्रीक्वेंसी डोमेन इज नॉट डिस्क्रीट। तो आप ये नहीं कह रहे हो, क्लेम नहीं कर रहे हो कि फोरियर डोमेन को आपने डिस्क्रीट कर दिया फोरियर। इसीलिए जब आप देखो, आप इन्वर्स ले रहे हो, तो इन्वर्स में यहाँ पे इंटीग्रल साइन आ रहा है, तो टाइम डोमेन डिस्क्रीट है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट नहीं है। अभी हम उसको डिस्क्रीटाइज करेंगे। अब यूजिंग सेम एक्सप्रेशन अगर हम 2D में जाते हैं, जो हमारे इमेजेस होते हैं, इमेजेस 2 डायमेंशन में, उसमें x ऑफ n नहीं होगा, f ऑफ x y होगा। तो यही सेम एक्सप्रेशन जो है फॉर अ 2 डायमेंशनल सिग्नल क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक x पे समेशन चलेगा, एक y पे समेशन चलेगा, और हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल्स हो जाएंगे, j ओमेगा 1x e to माइनस j ओमेगा 2y, और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल F ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ये ठीक है, इसी से एग्जैक्टली ये आया ना। अब f ऑफ एक्स वाई जो है वो 2 डायमेंशनल है, और अगर हमने इन्वर्स लेना है इसका, तो उसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बल्कि माइनस पाई टू प्लस पाई, इमेज पे करना है। इसमें नीचे वाला जो है वो फ्रीक्वेंसी वाला है ना? क्या होता है जो नीचे वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम में जाने की है। ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, 2 डायमेंशन इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये 2 डायमेंशन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऊपर वाले से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाएंगे जब हम, हाँ, यहाँ पे इमेज स्पेशल डोमेन में होगा, हम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी में आएगी, लेकिन एक्चुअली ये नहीं हम करेंगे, अभी हम उस तरफ जाएंगे। ये है जो बेसिक फोरियर का था, कि जो बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये होता है कि आपको डिस्क्रीट सिग्नल गिवन है, आप उसके साथ ये एक्सपोनेंशियल लगा रहे हो जो कि एक्चुअली साइनसॉइडल्स ही हैं, और उससे आप ये एक्सप्रेशन आ बिल्कुल, ये वो सिग्नल के लिए था, ये इमेज के लिए था। लेकिन ये भी जो है ये इवेंचुअली ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यूज़ क्यों नहीं करते हम ये, कि हम ये जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो कंटिन्यूस नहीं है,
उसकी वजह से यहाँ पे ये इंटीग्रल साइन आ रहा है। तो हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक यहाँ फोरियर को अंडरस्टैंड करते हैं ना कि वो क्या है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, एक सिंपल मेरे पास 3/3 का ये इमेज है, और इसका हमने यूजिंग वो जो अबव वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है, सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है इसका। तो जो एक्सप्रेशन है ये हमारा अबव वाला, एक्स के, अच्छा, और अज्यूम करते हैं हम ये कि हमारे जो इंडिसेस हैं वो इस तरह हैं कि यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है 0 -1 +1, y 0 -1 +1, ये इस तरह इंडिसेस हैं। तो जो फर्स्ट मेंशन है वो चलेगा x = -1 to +1, x की रेंज भी -1 से +1 है और y की रेंज भी -1 से +1 है। f of x y बेसिकली यहाँ पे फिर साइज आएगा, बिल्कुल ये साइज है इसका, ये जो साइज आ रहा है -j⍵1x + ω2y। और अगर मैं अब इसको ओपन करता हूँ तो 9 टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि ये 9 पिक्सल्स हैं तो 9 टर्म्स आएंगी यहाँ पे। तो f of -1 हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली इसलिए स्मॉल के लिए मैं कर रहा हूँ, सिर्फ जस्ट टू गिव एन आइडिया कि एक्चुअली सॉल्व कैसे होना है, लेकिन हम उसको प्रोग्राम में या कंप्यूटर्स में ही सॉल्व कर रहे होते हैं, ऑन पेपर करना ही काफ़ी लेंथी हो जाएगा। -ω1 -ω2, जब -1 थे, फिर हुआ x तो अभी भी -1 है और y 0 हो गया, तो e⁻ j⍵1 -ω1। हाँ अभी वो पिक्सल की वैल्यू डालेंगे, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स डाल रहे हैं हम, फिर जब वो पूरा एक दफ़ा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं फिर हम इसकी वैल्यू डालते हैं। -1 and 1 e⁻ j -ω1 + ω2, हम x एंड y को चेंज कर रहे हैं ना इस एक्सप्रेशन में, प्लस f of 0 -1 e⁻ j -ω2 प्लस f of 0 0 e⁻ 0 हो जाएगा, प्लस f of 0 1 e⁻ j⍵2। क्या चीज नीचे तो नहीं खड़े हैं सर, क्लास का आपने कहा तो नीचे था। हाँ नहीं, एक्चुअली इन्होंने फिर किया था। आप वहाँ पे एक दफ़ा चेक कर सकते हैं नीचे है कोई, नीचे आप देख सकते हैं एक दफ़ा कि नीचे तो नहीं कोई स्टूडेंट। मैं ये करूँ, आपस एक चेक कर लीजिएगा। f of 1 -1 e⁻ j⍵1 -ω2 प्लस f of 1, 0 e⁻ j⍵1 प्लस f of 1, 1 e⁻ j⍵1 प्लस ω2। ये तो ये टोटल 9 टर्म्स आएंगी हमारे पास। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है सही से। तो ये हमारे पास 9 टर्म्स आएंगी, क्योंकि ये 3/3 का था, ये -1 से 1 जा रहा है, y भी -1 से 1 है, तो टोटल हमारे पास 9 टर्म्स आएंगी। और जस्ट हमने इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है। जैसे यहाँ पे जो जीरोज हैं वो तो डायरेक्ट f of -1 0 है, f of -1 0 -1, f of -1 1 0, f of 0 -1 is -1, ये टर्म 4 है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, ये 0 -1 एंड 0। हाँ जस्ट वैल्यूज अब प्लेस करनी है हमने, ये जो इस एक्सपोनेंशियल वैसे ही रहेंगे। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी यहाँ पे हाँ जो 0 f of 0 0 इसकी यहाँ 4 आएगा,
क्योंकि एफ ऑफ 0 0 4 है। जहाँ पे हमने 0, हाँ जहाँ पे 0 रखी हैं वो ख़त्म हो गए, तो टोटल हमारे पास 5 टर्म्स रह जाएंगी, ये जो 5 नॉन ज़ीरोज़ है। तो हमारे पास आएगा पहला आएगा ये -1 माइनस ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा 1, ये फर्स्ट टर्म आई है। इसका ये भी टर्म आएगी माइनस ई रेज़ टू माइनस ए प्लस जे ओमेगा 2 प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस ये वही टर्म भी आएगी, हमने वो टर्म आनी है बिल्कुल, ये आएगी माइनस ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा 2 और ये टर्म आएगी माइनस ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा 1। तो इसको अगर रीअरेंज करें हम 4 माइनस ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा 1 माइनस ई रेज़ टू जे ओमेगा 2 प्लस ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा 2। हम इसको सिर्फ सॉर्ट कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, ओमेगा 1 की टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं, ओमेगा 2 को इकट्ठा कर दिया, और पर्पस क्या है? अगर ये 5/5 होता है हाँ तो 25 आती ना यहाँ पे टर्म्स। ठीक है, और ओमेगा 3 हो जाता है। नहीं ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो इसलिए है कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन, देखो हमारे पास इमेज जो था वो एक्स वाई में, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 2D है ना, वही तो मैं कह रहा तो हूँ एक तरफ ओमेगा 1 है एक तरफ ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 नहीं आएगा। कि वैल्यूज वो यही थी, एक और -1 था ऊपर, नीचे -1 था और कोऑर्डिनेट्स में 0 0 0 ही थे। बिल्कुल, वो उसका जो है ओमेगा 3 नहीं कहीं से आएगा। अच्छा, उसके क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल ये से वो उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये काइंड ऑफ उसके बिल्कुल डायमेंशंस उसकी 2 ही रहेंगी, उसके अंदर टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो हमारे पास ये एफ ऑफ W1, W2 है, और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम इसको कोसाइन साइंस की फॉर्म में लेके जाएं तो -2 या इधर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, इधर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं हम, तो ये 2 cos ओमेगा 1 -2 cos ओमेगा 2 बनता है। तो ये जो हमें एक छोटा सा 3/3 का इमेज गिवन था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का एक्सप्रेशन आया वो ये आया। ठीक, अब इससे मैं फर्दर ये एनालाइज करवाना चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिनल इमेज था या जो भी ये चीज़ थी, ये एक्चुअली इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज किस तरह की थी, आइदर लो फ्रीक्वेंसीज हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, कैसे ये एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए अगर तो मैं मैड लाइन में कर रहा हूँ तो मैं ओमेगा 1 को -π से +5 सारा प्लेस करूँ, ओमेगा 2 को -π से +π कंटिन्यूसली प्लेस करूँ, और फिर मैं उसको प्लॉट करूँ तो मेरे पास पूरा एक प्लॉट आएगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए हम मेन फ्रीक्वेंसीज प्लेस करते हैं। लेट्स सपोज 0 0 में देखता हूँ, तो अगर 0 0 हम प्लेस करते हैं 4 -2 0 आ जाएगा, cos ऑफ 0 1 cos ऑफ 0 1, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली cos f ऑफ पाई कोमा पाई में फाइंड आउट करता हूँ, तो 4 cos ऑफ पाई -1 +2 cos ऑफ पाई -1 +2 8 f ऑफ π/2 मैं इस तरफ आ रहा हूँ, π/2 π/2 अगर प्लेस करते हैं तो cos π/2 0 cos π/2 0 4 आया। ठीक, तो इसी तरह ये डिफरेंट। अब अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि जब लो फ्रिक्वेंसी है, जब आप 0 0 पे हो, उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है वो मिनिमम आ रही है, 0 आ रही है, और जब आप मैक्सिमम पे गए हो जो पाई है, ठीक है, इसी तरह आप -π पे भी चले जाओगे यही आएगा, क्योंकि cos इवन होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, और मिडल में जो एक पॉइंट है उसके दरमियान वैल्यू जो है वो कोई मिडल में आ रही है। तो इट मीन्स के लो फ्रीक्वेंसी जो है उसके वो बिल्कुल खत्म वो नहीं है, और लो से जैसे जैसे आप वे जा रहे हो वो इंक्रीज़ होना शुरू हो रहा है, वो आना यानी एक्चुअली इसकी वैल्यूज आना शुरू हुई हैं। तो इसके अंदर लो फ्रिक्वेंसीज नहीं है और इसमें हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो प्रेजेंट है, तो ये काइंड ऑफ हाई पास फिल्टर एक्ट करेगा कि ये हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करने देगा और लो फ्रिक्वेंसीज को नहीं पास करेगा ये। ठीक, तो ये एक बेसिक है जो हम करते हैं कि अगर हमारे पास एक इमेज गिवन है उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ लेना हुई है, लेकिन एक्चुअली हम ये नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हैं ये कंटिन्यूस हैं। अगर मैंने वापस टाइम डोमेन में जाना है
तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़नी है, और वही इशू आया था जो एनालॉग सिग्नल्स और कंटिन्यूस सिग्नल्स के साथ आता था कि हम उसका सैम्पलिंग क्यों करते थे, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स को आइदर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हम उसको डिस्क्रीटाइज कर देते। तो यहाँ पे अब हम ओमेगा को डिस्क्रीटाइज करेंगे। ये जो काम हमने किया है ये सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म आप इसको कह दो, या DTFT को, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। सही, तो हमें इसको डिस्क्रीटाइज करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन को। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम आ रहे हैं तो वेरिएबल्स हमारा ओमेगा है जिसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, ठीक है। और जी ट्रांसफॉर्म अगर एक जो नॉर्मली हम DSP में स्टडी करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो ये 0 से 2 पाई एक पूरा एक ओमेगा का स्पेक्ट्रम बनता है, ओमेगा की एक रेंज है इस ओमेगा की, इसको एक्चुअली आप रैप कर देते हो यूनिट सर्कल के ऊपर, जहाँ पे यहाँ पे 0 है और एक्चुअली पूरा अगर करते हो तो 2 पाई, तो इस पूरे 0 से 2 पाई को उठा के आपने रैप यूनिट सर्कल के ऊपर राउंड कर दिया, रैप कर दिया। तो अब ये कंटिन्यूस है, ठीक। तो हम क्या करने लगे हैं कि हम इसको डिस्क्रीटाइज अगर हमने करना है तो इसको n पॉइंट्स में ब्रेक करेंगे इस ओमेगा को, ठीक है। अब इस 0 से लेके 2 पाई जो है उसका जो पूरा एक पीरियड है वो 2 पाई बाय n के n इन स्टेप्स में ब्रेक हो गया, और हर एक को एक्सेस करना है मैं एक और वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ k, वे k इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल N इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, मीन्स कि मैं ओमेगा को 4 पॉइंट्स में ब्रेक करूँगा, तो 2 पाई बाय 4 हो गया और साथ k आया, वे k भी वेरी फ्रॉम 0 to 3, सही है। अब इफ k इज इक्वल टू 0 तो ओमेगा क्या आना चाहिए? अगर 0 होगा तो 2 पाई बाय 4 नहीं 0 होगा। फॉर k इज इक्वल टू 1 तो पाई बाय 2 हो गया, k इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, k इज इक्वल टू 3, हाँ तो 2 पाई बाय 3 आ गया। बिल्कुल, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली हम 0 वाला पॉइंट उठा रहे हैं, उसके बाद हम पाई बाय 2 पे ले रहे हैं, पाई पे ले रहे हैं और 3 पाई बाय 2 पे, तो ये हमारे पास 4 सैंपल्स आ गए। इसको हम कहेंगे कैपिटल X ऑफ 0, ये कैपिटल X ऑफ 1 है, ये कैपिटल X ऑफ 2 है और ये कैपिटल X ऑफ 3 है। तो हमने क्या किया कि हमने ये जो ओमेगा था इस ओमेगा को डिस्क्रीटाइज कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था फोरियर ट्रांसफॉर्म का कि x ऑफ ई जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n e एस टू, यहाँ इसको 0 से इन्फिनिटी e एस टू जे ओमेगा n माइनस जे ओमेगा ये था। तो इसको जब हमने डिस्क्रीटाइज किया टाइम डोमेन में ही है कि अभी हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये DTFT का, बिल्कुल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन था, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे थे, लेकिन जब हम फोरियर में आए थे तो फोरियर कंटिन्यूस था। अभी हम क्या करने लगे कि हमने इस ओमेगा को, यहाँ पे वेरिएबल ओमेगा था ना, ओमेगा कंटिन्यूस था, यहाँ पे हमने इस ओमेगा की जगह कर दिया इसको 2 पाई बाय n k और स्मॉल n, ठीक है। और ये एक पीरियड के लिए हम इसको रन करेंगे और ये जो रिजल्ट आ रहा है x ऑफ k आ रहा है अब, क्योंकि अब हमारे पास ओमेगा नहीं है यहाँ पे। अब इस जगह पे जो n है, ये n तो टाइम डोमेन का वेरिएबल है, तो जब समेशन पूरी ओपन हो गया n तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वेरिएबल रह गया वो k है। हाँ, ओमेगा को ब्रेक कर दिया, तो अब k हमें हेल्प करता है हर एक नेक्स्ट ओमेगा को एक्सेस करने के, नेक्स्ट सैंपल को, और n कैपिटल N जो है ये पीरियड है, ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन है नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं DFT,
डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वी आर क्लेमिंग कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है नाउ इट इज़ डिस्क्रीट। पहले जो था वो जो ओमेगा था, ओमेगा वाज कंटिन्यूस। और हम उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। टाइम इज डिस्क्रीट बट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिस्क्रीट, फ्रीक्वेंसी डोमेन इज नॉट डिस्क्रीट। तो आप डिस्क्रीट से जब फोरियर में जाते थे तो एक्चुअली आप कंटिन्यूस में चले गए थे, यहाँ पे आप डिस्क्रीट से डिस्क्रीट में ही रह रहे हो, ठीक। तो जब हम इमेजेस का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एक्चुअली हम DFT ले रहे होते हैं, ठीक। तो अब इसी DFT एक्सप्रेशन को अगर मैं यूज़ करूँ तो 2 डायमेंशन में जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा, 2D में ये इसका एक्सप्रेशन जो बनेगा, हम ये कहते हैं कि हमारे पास इमेज जो है वो XY है और उसके अगेंस्ट जब मैंने फ्रीक्वेंसी में जाना है तो वो UV होगा, सही है। और अगर ये एक इमेज था जो M क्रॉस N का इमेज था तो उसके अगेंस्ट जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो भी M क्रॉस N का होगा। U में M सैंपल्स होंगे और V में N सैंपल्स होंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन 2D के लिए बन जाएगा हमारा, गिवन एनी f of x y 2 डायमेंशनल इमेज जो है, और समेशन जो है हमारा एक x पे चलेगा, एक y पे, और एक होगा x equals to 0 और एक होगा m equals to 0, एक होगा n equals to 0। किधर? जब हम आगे लिखेंगे, हाँ, यहाँ पे e raised to power -j 2 pi by m होगा क्योंकि x में m नंबर ऑफ सैंपल्स है। k की जगह मैं अभी u यूज़ कर रहा हूँ, u है, और n की जगह x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n नहीं ना, अब xy है। तो ये पहला एक्सपोनेंशियल आ गया और दूसरा एक्सपोनेंशियल होगा 2 by n, क्योंकि इधर अब n सैंपल्स हैं, v एंड y। तो जो आउटपुट आएगी हमारे पास उसको हम कैपिटल F ऑफ u, v कह रहे हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है x इज इक्वल टू 0 से m-1, y इज इक्वल टू 0 से n-1, f ऑफ एक्स वाई e raised to -j 2 pi u by mx प्लस v by n y। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन आया। और क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी डोमेन इज डिस्क्रीट, तो जब हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी जो है हमारे पास समेशन आएगा। अब हमारे पास वो नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन भी वही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमें वापस एक्स वाई में ले आएगा। तो गिवन एनी इमेज हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना, ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, और गिवन फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज हमने वापस स्पेशल डोमेन में आना, हम नीचे वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। देखे जा रहा है नीचे वापस स्पेशल में ला रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2x2 का एक इमेज है, इधर x है, y है, और इंडेक्सेस हम ले लेते हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 0 एंड 1। तो यूजिंग अबव एक्सप्रेशन, जो ये वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, ये वाला एक्सप्रेशन, तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं। तो f ऑफ u v समेशन x रन होगा 0 से लेके 1 तक, y रन होगा 0 से लेके 1 तक, f ऑफ एक्स वाई e raised to -j 2 pi v ओवर m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? m है नंबर ऑफ सैंपल्स अलोंग x 2, और n है नंबर ऑफ सैंपल्स अलोंग y 2, ठीक। तो इसीलिए अब अगर इसको ओपन करते हैं हम पूरा, तो ये क्योंकि 4 सैंपल्स हैं तो 4 टर्म्स आएंगी। f ऑफ 0 0 किस तरह? f ऑफ 3 वैल्यू, अच्छा ठीक है।
3 है, 3e की पावर माइनस j 2 pi u by 2x, x इज 0 प्लस v बाई 2 इंटू 0। तो ये एक्सपोनेंशियल वैसे ही खत्म हो जाएगा पहले वाला, क्योंकि 0 0 है ना x एंड y। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 6 e रेज टू पावर माइनस j 2 पाई v बाई, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट टर्म आएगी 1 e रेज टू माइनस j 2 पाई u over 2 0 और 1। अब x 1 है और y 0 है, प्लस 0, अच्छा वो इसको 2 कह देते हैं, प्लस 2 e रेज टू माइनस j 2 पाई u बाई 2 इंटू 1 प्लस v बाई 2 इंटू 1। तो हमारे को 4 टर्म्स आई। तो u के अंदर कोई वैल्यू डालनी होगी? हाँ अभी वही कहते हैं, ये 3 आया, वो 6 आया, 6 e रेज टू पावर माइनस j पाई v, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये v आ गया, प्लस e रेज टू माइनस j पाई u, तो u आएगा, प्लस 2 e रेज टू माइनस j 2 पाई। अब ये दोनों ऐड होंगे और 2 कॉमन आगे, 2 तो कैंसिल होगा, तो इसके अंदर v प्लस u प्लस v आएगा। ठीक, अब जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं एक्चुअली हमारा फोरियर डोमेन जो है, फोरियर डोमेन के 2 वेरिएबल्स हैं u एंड v, एक तरफ u है एक तरफ v है, कि इसी साइज का एक इमेज बनना है जिसमें यहाँ पे मेरे पास u है और दूसरी तरफ v है और उसी तरह 0 1 0 1। तो हमने इसको फिल करना है। अभी ये जो आया ये सिर्फ एक्सप्रेशन आया है फ्रीक्वेंसी डोमेन का, एक्चुअली वैल्यूज जनरेट करने के लिए हमें इसी तरह, क्योंकि जिस तरह वो पहले मैंने भी किया था कि सॉरी यहाँ पे जब था हम थे, तो जो u की रेंज है यहाँ पे वो है 0 से लेके m-1 तक और v की रेंज है 0 से लेके बेसिकली इमेज का साइज है, n बिल्कुल साइज है उसका। तो अब ये सैंपल्स जनरेट होंगे, तो हम इसकी अगर वैल्यूज प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो अब बस अगर मुझे 0 0 का निकालना हो तो u में 0 डाल देंगे, वो v में भी 0 डाल देंगे। तो सबसे पहले f ऑफ 0 0, कैपिटल F ऑफ 0 0 निकाल रहे हैं हम, तो उसका सम हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 12। तो फर्स्ट सैंपल जनरेट हो गया यहाँ पे 12। ये इसकी फ्रीक्वेंसी की बात है जी, इसकी 0 0 पे जो वैल्यू है, ठीक। अब 0 1 3 प्लस 6 e रेज़ टू माइनस जे पाई, e रेज़ टू माइनस जे पाई जो है cos पाई बनेगा, cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है। देखो ये जब भी एक्सपोनेंशियल आता है तो एक्सपोनेंशियल मीन्स हमारे पास क्या है, e रेज़ टू माइनस जे पाई है अगर फॉर एग्जांपल, तो ये बनता है cos ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ cos ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई। साइन पाई तो 0 हो जाता है, cos पाई -1। तो इस पूरे एक्सपोनेंशियल की जगह हमारे पास -1 आता है, प्लस u तो 0 है अभी तो 1 आएगा, और प्लस 2 u 0 है, v 1 है, अगेन 1 आएगा, तो इसके अंदर -1 हो जाएगा। तो 3 -6 प्लस 1 -2 3 4 4 -8 -4। तो सेकेंड वैल्यू जो आई वो आई -4। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट सैंपल साइज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ये उस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के है। अब यहाँ पे जो 0 0 पे है, 0 0 पे डीसी कंपोनेंट होता है। डीसी कंपोनेंट मीन्स के 0 0 पे जो वैल्यू होगी वो सारी सैंपल्स का सम होगा। 3 वो ओरिजिनल इमेज को अगर आप देखो तो 0 0 पे जो वैल्यू आई है ओरिजिनल इमेज की सारी पिक्सल्स का सम है, जितनी पिक्सल उनको सम करो 12 आ रहा है, तो 0 0 पे जो वैल्यू होगी वो 12 होगी, ठीक है। और बाकी वैल्यूज जो आ रही हैं वो इट मीन्स कि उसके अंदर कोई और चेंजेस आ रही हैं नहीं। अब अगर एक कांस्टेंट इमेज है, फॉर एग्जांपल एक इमेज होता है जिसमें सारे थ्रू आउट 3 3 3 3 3 पड़ा हुआ होता है, तो 3 + 3 + 3 + 3 12 आया, 0 0 पे तो 12 आ जाएगा, बाकी तीनों वैल्यूज 0 होंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ डीसी कांस्टेंट के लिए सिर्फ डीसी कंपोनेंट आता है। हाँ वो सिर्फ बिल्कुल, और वो और मिडल में ही आपके पास उसमें आएगी वैल्यू से।
तो उसमें और कोई चेंज ही नहीं हो रही ना, वो सारे पिक्सेल्स को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो 0 0 पे आ जाएगी और बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं। यहाँ पे एक्चुअली ये तो एक सिंपल 2 सैंपल्स वाला है, 2 बाई 2 का है, तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही बनता है। अगर जैसे इस सैंपल को देखो ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा, सिमिलरली ये सैंपल आएगा इधर के डिफरेंस का, और ये भी एक बनेगा, वो मेगा इन तीनों ये इसको सम और इसको सम करके उनके डिफरेंस की वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर आप रिलेशन देखते हो ना। तो अदरवाइज ये सिर्फ 2 बाई 2 के लिए वैलिड है, जब 2 बाई 2 से ऊपर जाते हो आप तो ये ऐसा रिलेशन नहीं बनता, वो हाँ वो कंप्यूट ही करना है। 0 0 जो है वो डायरेक्टली है, वो हमेशा सम है, ठीक है। तो और अगर मेरे पास ये गिवन है और मैंने वापस जाना है, तो जो सेकंड एक्सप्रेशन था उसको हम यूज़ करेंगे 1/mn वाला, 1/mn समेशन u के ऊपर समेशन v के ऊपर है f ऑफ u v, और उसको यूज़ करें तो हम वापस जा सकते हैं उसमें। सही, अच्छा हम इसको थोड़ा सा इस स्लाइड से देख लेते हैं और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। जो सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें यह कि अगर हमारे पास ये 2 डायमेंशनल इमेज गिवन है तो यूजिंग एक्सपोनेंशियल्स ये जो आ रहे हैं और उससे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ω1 एंड ω2 बोथ आर कंटिन्यूस, तो जब उन्हें वापस आना है तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो कंटिन्यूस है अभी, और इसकी एग्जांपल अभी हमने की थी कि 3/3 दिया था, तो यहाँ पे भी उसी तरह 3/3 का इमेज है, जो नहीं है वो जीरोज़ हैं, और उसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगे तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन ω1 एंड ω2 की फॉर्म में है, ω1 एंड ω2, तो एक तरफ आपके पास ω1 है, दूसरी तरफ ω2 है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3rd डायमेंशन बनेगी, तो इसे 3D में नज़र आ रहा है आपको। और इसको अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ लो पास फिल्टर है, 0 पे हाई है, 0 पे हाई है, और जैसे ही आप π/2 पे आए हो ये नीचे आ गया, तो हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए 0 है। तो इसकी एग्जांपल अगर उसी तरह उस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाए, सॉल्व किया जाए, एंड पे सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपको एक्सप्रेशन एक आ रहा है, और फिर डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करके आप देख सकते हो। हमने जो किया था उसमें 0 0 पे 0 आ रहा था, और पाई पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, तो वो हाई पास था। इस केस में 0 0 पे मैक्सिमम आ रही है, और जैसे आप आगे जा रहे हो तो 0 हो गई, तो ये लो पास है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इसको आप वर्क अराउंड कर सकते हो खुद से, ये भी एक और है, ये हाई पास फिल्टर बनेगा जिससे हमने अभी बनाया था। हाँ, इसकी 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल 0 पे नहीं, और पाई पे मैक्सिमम दे रहा है, पाई पे जब आप जा रहे हो ना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम करते हैं कि ये सारा फिनोमेना अगर हम DSP के साथ इसको रिलेट करें, तो हमारे पास अगर एक कंटिन्यूस सिग्नल है कुछ भी टी में, तो हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्रिटाइज करने के लिए हम इसको एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इवेंचुअली जो है वो सिग्नल की मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमारे पास सैम्पलिंग हो जाती है, ठीक है। और फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास एक जो है डिस्क्रीट सिग्नल आ जाता है 0 1 2 एंड 3 4 पे, ये ना ये टी बिल्कुल। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, क्या फॉर एग्जांपल इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था ये, जिसकी एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, ठीक। इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स ट्रेन ही होती है, हर ω/s के ऊपर आती है। सिर्फ हम ये इमेज पे करेंगे, बिल्कुल इमेज के ऊपर हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्योंकि पिक्टोरिकली दिया हुआ है तो मैं पहले 1D में कर रहा हूँ कि एक्चुअली सिग्नल्स में क्या होता है, तो वही काम हम इमेज पे देखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, तो मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, यहाँ पे ये कन्वॉल्व होंगे। अब जब इम्पल्स के साथ कोई चीज़ कन्वॉल्व होती है तो वो शिफ्ट हो जाती है ना, तो हमारे पास यही जो कॉपीज़ हैं ये एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक। अब जब ये एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनती है तो यहाँ पे इशू आता है कि हमें मेक श्योर करना होता है कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के साथ ओवरलैप ना करे, यानी उसमें एरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको अवॉइड करना होता है। तो उसके लिए जो नेक्विस्ट क्राइटेरिया है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट इक्वल और ग्रेटर देन ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जो ये ω/c है, ठीक। अगर हम इसको फुलफिल करते हैं तो ये कॉपीज़ ओवरलैप नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ओवरलैप करेंगी, एरेजिंग होगी। तो यही चीज़ 2D में किस तरह के हम
फॉर एग्जांपल इमेज था, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन का स्पेक्ट्रम कुछ इस रेंज में आ रहा है 2 डायमेंशन के अंदर, हम इसको सैंपल करते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, जैसे यहाँ पे 1D में रेप्लिकेशन होगी ना, ओरिजिनल ये था, लेकिन जब इम्पल्स ट्रेन एक्स डोमेन एक्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ आएगी तो कन्वॉल्व हुआ, इधर कन्वॉल्व हुआ, मल्टीप्लाई इधर हुआ था, तो वो रेप्लिकेट होगी, ठीक है। अब इसके साथ इरेजिंग का आता है कि अगर हम ओवर सैंपल करते हैं तो एक्चुअली अवे हो जाएंगी और ज़्यादा, ठीक है, और अगर हम अंडर सैंपल करते हैं तो ओवरलैप करेंगे तो इरेजिंग वहाँ पे आएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्रिस्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उससे आप एटलीस्ट ट्वाइस रखो इसको, ताकि इरेजिंग ना हो। अब सेकंड चीज़ हमने जो की वो हमने ये कहा कि यह एनालॉग सिग्नल था, उसका एनालॉग इमेज था फॉर एग्जांपल, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एनालॉग है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमारे पास जो उसके करस्पॉन्डिंग जब हमने डिस्क्रीटाइज किया इमेज को, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो डिस्क्रीट नहीं हुई, ये DTFT है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जब हमने अब फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस थी, अभी भी इधर डिस्क्रीटाइज हो गया, उधर कंटिन्यूस है अभी। अब हमने क्या किया था, ओमेगा को 2π/n किया था, तो हमने ओमेगा को डिस्क्रीटाइज किया था, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीटाइजेशन उसी तरह होगी जिस टाइम डोमेन में हुई थी, नहीं। अब एक्चुअली आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो और इधर जो है जो ये बना हुआ होगा ये इसी इम्पल्स ट्रेन के साथ यहाँ पे कन्वॉल्व होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ। तो अब क्या होगा, अब टाइम डोमेन में भी आपके पास एक्स्ट्रा कॉपीज आ गई इसकी, यही चीज़ जो है यही एक्स्ट्रा आनी शुरू हो गई, सही हो गया। तो और लेकिन हमारा जो लिंक है वो सिर्फ फर्स्ट जो सैंपल है, जो फर्स्ट m/n और m क्रॉस n और n क्रॉस m, सिर्फ उसी से कंसर्न है हमारा, बाकी